नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे नोएडा के प्रॉपर्टी की, जहां पर रजिस्ट्रेशन पर कंफ्यूजन बना हुआ था और अभी भी बरकरार है। और ये बात तब है जब अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं यूपी कैबिनेट से, लेकिन सिफारिशों में जो कहा गया था वो हूबहू सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुछ परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को मंजूर किया है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या जिस घर खरीदार को घर का रजिस्ट्रेशन मुहैया कराने के लिए या उसके अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमिताभ कांत कमेटी ने सिफारिशें की थी ताकि ये दोनों काम हो पाए, जो घर खरीदार फंसा हुआ है वो निकल पाए, क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है? जो सिफारिशें नहीं मानी गई या जिन सिफारिशों को पूर्णतः नहीं माना गया, क्या उससे जिस रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे थे अमिताभ कांत साहब वो खुल पाएगा? क्या जो करीब 1.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं, जहां पोजीशन तो मिला हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे? क्या ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अधूरे हैं उनमें किसी तरह की दिक्कतें हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी? किस तरीके से जो ये बकाया का सिस्टम है जो नोएडा अथॉरिटी को वसूलना है, इनफैक्ट ये 3 अलग अलग अथॉरिटीज हैं जिन्हें वसूलना है, वो हो पाएगा? एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर दे देता हूं। दिक्कत क्यों हो गई थी? दिक्कत इसलिए हो गई थी कि नोएडा अथॉरिटी स्कीम लेकर आई थी कि 10% का पेमेंट देकर आप जमीन ले लीजिए और उस पर प्रोजेक्ट बनाइए, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेगा आपके घर बिकेंगे, उसका पैसा जमीन का आप चुकाते जाइए। लेकिन रियल एस्टेट आप जानते हैं कि कितनी टेढ़ी चीज है, और उसमें हुआ ये कि वो 10% के ऊपर 20-30% पैसा शायद किसी ने चुकाया, नहीं चुकाया, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बिल्डर हैं वो डिफॉल्ट कर गए, वो पैसा चुका ही नहीं पाए और उन पर घर बन के तैयार हो गए, बिक भी गए, लेकिन अब ना ओसी मिला ना सीसी मिला, तो रजिस्ट्रेशन रुक गया। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पूरे नहीं हो पाए, तो वहां तो ओसी सीसी तक भी बात नहीं पहुंची, वहां ग्राहकों का पैसा फंस गया। क्यों? क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का पैसा बिल्डरों ने नहीं दिया, इसलिए सारे काम रुक गए। तो ये बड़ा एक विशेष साइकिल है। चलिए, अब इस विशेष साइकिल से निकलने का जो रास्ता दिखाया था अमिताभ कांत कमेटी ने, वो रास्ता कितना कारगर है, इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन मनोज गौड़ साहब, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के फाउंडर आलोक कुमार और सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी लक्ष्मण रॉय। तो पहले हम लक्ष्मण आपके पास आते हैं। 2 चीजें जो हमने जिक्र किया यहां दर्शकों से कि एक तो जो रिकमेंडेशन दी गई थी अमिताभ कांत कमेटी द्वारा, और एक जो एक्सेप्ट की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और उनके आधार पर जो कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई हैं जो अभी पब्लिक में नहीं है लेकिन सीएनबीसी आवाज के पास उसकी कॉपी है। आप हमें बताइए कि क्या अंतर है और क्यों हम ये कहें कि ये घर खरीदारों की मदद तो है लेकिन पूरी नहीं। देखिए, दरअसल अंतर बहुत ही बड़ा अंतर है, ये फाइन प्रिंट्स में अंतर है। अमिताभ कांत कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसको 2 हिस्सों में बांट के बताऊंगा। पहला, घर खरीदारों के लिए। तो घर खरीदारों के लिए एक बड़ा घर खरीदार का तबका ऐसा है जिनकी संख्या करीब 1 लाख है, जिन्होंने घर में तो रहना शुरू कर दिया है, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन रजिस्ट्री करने की इजाजत उनको नहीं देता है अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी का बकाया है उनके डेवलपर के ऊपर। तो अमिताभ कांत कमेटी ने यह कहा था कि आप बकाया वसूलते रहिए डेवलपर से, लेकिन घर खरीदारों को इसमें परेशान मत करिए, घर खरीदारों को आप रजिस्ट्री करने की छूट दीजिए। यानी जो आप एनओसी देते हैं या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट देते हैं, उसको आप रजिस्ट्री से डीलिंग कर दीजिए। तो ये जब बात हुई थी तो 1 लाख घर खरीदार थे जिनको लगा था कि चलो इस सिफारिश को लागू कर दिया तो कम से कम जो घर कंप्लीट हो गया है, जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर में तो रजिस्ट्री हम करवा पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिफारिश के आधार पर कैबिनेट ने फैसला लिया, लेकिन प्रस्ताव में तब्दीली कर दी गई या फिर कहें फाइन प्रिंट्स शर्तें जोड़ दी गई। अब जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि 3 महीने के भीतर ऐसे घर खरीदारों को घर रजिस्ट्री करने की छूट तो दे दी जाएगी जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर वो अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन इस 3 महीने के भीतर अथॉरिटी हर कोशिश करेगी कि डेवलपर से उनका बकाया ले लिया जाए। बकाया वसूलने के एक तरीका है कि डेवलपर खुद अपना पैसा दे दे, जितना पैसा देगा उसी अनुपात में घर खरीदने की रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी। अगर नहीं दे पा रहा है तो
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो होगा उस रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को अथॉरिटी सील कर देगी। उसका जो पैसा होगा उस पैसे के बराबर घर खरीदने की छूट दे दी जाएगी। तब भी पैसा नहीं आया, बकाया पूरा नहीं हुआ, तो जमीन जो पड़ी हुई है डेवलपर के पास, उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी, उस जमीन की कीमत के बराबर का घर उनको रजिस्ट्री करने की छूट दे देगी। तो ये जो शर्तें जोड़ी गई हैं, ये शर्तें बड़ा ही अव्यवहारिक सी दिख रही हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं होगा उन घर खरीदारों को अपने घर की रजिस्ट्री कराना जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर वो पोजीशन में ले लिए रह रहे हैं। तो ये तो एक मुद्दा है। देखिए यहां दो मुद्दे हैं, एक ऐसे घर जो कि हैंडओवर हो चुके हैं, जिनमें पोजीशन मिल चुका है, जिसमें घर खरीदार रह रहा है, ये उसकी बात की लक्ष्मण जी ने, और दूसरा हिस्सा है जहां प्रोजेक्ट अभी पूरे ही नहीं हुए, उस पर हम आते हैं। लेकिन पहले इस पर मनोज गौर साहब भी जुड़ गए हैं और आलोक जी भी जुड़ गए। गौर साहब, जो मांग थी वो ये थी, और जो इनफैक्ट अमिताभ कांत कमेटी का जो सिफारिश थी वो भी ये थी कि आप बिना किसी रोक टोक के इनको कम से कम रजिस्ट्री की इजाजत दे दीजिए, उसको ओसीसीसी को मत अटकाइए रजिस्ट्री के लिए। लेकिन अब जो कैबिनेट की तरफ से आ रहा है अप्रूवल, वो ये कह रहा है कि नहीं, आपको मिलेगा तो सही, लेकिन या तो आप इतना 25% पैसा लाएं, या जितना पैसा भरे उतने का हम खोल दें, या फिर प्रॉपर्टी अटैच कर लें। तो ये जो सिफारिश थी और जो इंप्लीमेंटेशन है, इसमें गैप आ गया। नहीं, देखिए हमारा मानना नहीं, ऐसा कोई गैप नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि पैसे जमा कराने के लिए कभी भी डेवलपर ने मना नहीं किया। इट्स ओनली द कैलकुलेशन, द रॉन्ग कैलकुलेशन, या जो ड्यूज जो थे वो एबनॉर्मली बहुत हाई हो गए थे, और जो कोविड आया या जो किसानों की वजह से रुका रहा या कोर्ट की वजह से रुका रहा, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स जो है रुके रहे। द कैलकुलेशन ऑफ द ड्यूज, उसमें इंटरेस्ट, फिर पेनल इंटरेस्ट, फिर किसान प्रति कर, तो वो ड्यूज इतने ज्यादा एबनॉर्मल होते, उस ड्यूज को रैशनलाइजेशन के लिए ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसीजन दिया, उसके बाद जो है उसको वापस कर लिया, फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस डिसीजन। इसके अंदर जो है डेवलपर को बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं कि एक तो रिकैलकुलेशन ऑफ द ऑल द ड्यूज, तो जैसे ही 2 साल का उसके अंदर जीरो पीरियड मिलता है, और 2 साल के बाद जो है उसको 3 साल और उसको बनाने के फिनिश करने के लिए 2 साल के जीरो पीरियड का मतलब है 2 साल के अंदर इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट पे छूट मिलती है। 2 साल का जो कंस्ट्रक्शन पेनल्टी होती है, वो भी एक बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, उसके अंदर भी छूट मिलती है। तो उसके ड्यूज काफी रैशनलाइज हो जाएंगे। रैशनलाइज होने के बाद जो ड्यूज आएंगे, उसका 25% पैसा डेवलपर को जमा कराना है। तो उसके सारे कंप्लीशन है, या उसके नक्शे पास होने हैं, या उसका जो है रेरा में जो है रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, एक्सटेंशन ऑफ प्लान्स है, और साथ साथ उसकी जो है सेल डीड है। तो ये सारे काम एक साथ ही चलते हैं। खाली सेल डीड अलग से नहीं हो सकती कि उसका जो है पता लगा नक्शे का टाइम खत्म हो गया या उसका कंप्लीशन नहीं हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं ये तो बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो पूरे ही नहीं हुए, मतलब जहां कोई रहता नहीं है। लेकिन मैं पहले इस पे चर्चा कर रहा था कि जहां सिर्फ रजिस्ट्री बाकी है, वहां पर ये सिफारिश थी कि आप होने दीजिए इस रजिस्ट्री को, लोग तो रह ही रहे हैं, वो उनको दे दीजिए, मालिकाना हक उनको दे दीजिए, लेकिन फिर पीछे से ड्यूज लेते रहिए, उसमें शर्तें वहां मत जोड़िए। देखिए टेक्निकल थोड़ा समझना पड़ेगा, रजिस्ट्रियां क्यों बाकी थी? रजिस्ट्रियां केवल जो है क्योंकि कंप्लीशन नहीं हुए उन प्रोजेक्ट्स के। ये एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी एरिया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, फ्री होल्ड नहीं है। इसके अंदर ट्राईपार्ट रजिस्ट्री होती है, जिसमें एक पार्टी अथॉरिटी भी साइन करती है, एक पार्टी बिल्डर होता है, और एक जो है खरीदार होता है। तीनों मिलके जब साइन करते हैं तब इसकी लीज डीड होती है। फ्री होल्ड नहीं है ये इलाका जो है जी। और रजिस्ट्री तभी होती है जब ड्यूज क्लियर हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो। तो ये जो भी स्कीम आई है, ये इन चीजों को ईज करने के लिए है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी क्लियर हो, ड्यूज को जो है आगे रिशेड्यूल करने का इसके अंदर प्रावधान है। 25% देके बाकी का जो है वो 3 साल के अंदर प्रावधान हो जाएगा, और जिसमें लार्जर ड्यूज है 100 करोड़ और 500 करोड़, उसकी कैटेगरी भी अलग बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ ही जमा करा। मेरे ख्याल एक बहुत ही अच्छा कदम है यूपी गवर्नमेंट का। प्लीज वेट, इसके अंदर सारे सॉल्यूशंस जो है वो निकलेंगे। और अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे गवर्नमेंट के, उसकी जो है कि 5% पॉलिसी होती है, 95% उसको लागू करने की नीयत होती है। तो एक बहुत बड़ी बात से ये पॉलिसी शुरू हुई है, और जिस तरह से ये पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, ये एक सोल्यूशन निकालने की तरफ है। जहां बायर्स ने इतना सब्र रखा है, मेरे ख्याल, क्योंकि इसको बोर्ड में ले जाना पड़ेगा, तो बोर्ड जल्दी होगा। लोगों को अपने घर मिलने की, जो लोग घर में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्री, और जो घर पूरे होने के करीब है वो पूरे होंगे। दूसरा, एक सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जिस टाइम ये पॉलिसी आई है,
और चीजों का सोल्यूशन निकलता है, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो बैंक्स को कॉन्फिडेंस आएगा इन प्रोजेक्टों को फाइनेंस करने का, प्लस स्वामित्व फंड का भी एक बहुत बड़ा फंड है जो रेडी है रुके हुए और स्टार्ट प्रोजेक्ट्स को पैसा देने के लिए, क्योंकि क्लियरिटी ऑफ व्यूज नहीं थी, इसलिए वो पैसा वहां पे रुका हुआ है, वो पैसा भी जो है वहां पे क्लियर होगा। प्लस प्रॉपर्टी मार्केट इस टाइम अच्छी है, तो जो बची हुई इन्वेंट्री है उसकी भी कॉस्ट काफी अच्छी है, तो डेवलपर भी चाह रहा है कि किसी तरह से ये जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट हो, लोगों को उनका घर मिले, जिससे कि उसकी भी जान बचेगी। ठीक है, ठीक है, ये एक पक्ष है जो कि डेवलपर्स की तरफ से है, और मनोज साहब तो क्रेडाई को पूरे रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर, तो तमाम डेवलपर्स की राय। आलोक साहब, एज अ घर खरीदार के पर्सपेक्टिव में, एक मनोज जी ने रखा, एक हम कह रहे हैं कि जो चीज कमेटी ने कही थी कि आप बिना किसी उसके दे दीजिए, कम से कम रजिस्ट्री करवा दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ये दोनों चीजें हैंड बाय हैंड चलेंगी। लेकिन घर खरीदार का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है? मनोज जी से तो बहुत टाइम से हम लोग चैनल्स पे डिबेट करते रहे इन मुद्दों को लेके। मनोज जी तो बहुत सुलझे हुए बिल्डर है, तो ये तो पॉजिटिव, और सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं तो पॉजिटिव तो बात कहेंगे ही। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है सरकार का, बहुत दिनों से ड्यू चल रहा था। लेकिन जो बिल्डर अच्छे हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, वो तो बिना कोई पॉलिसी के भी अच्छे से काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कि मनोज जी के किसी प्रोजेक्ट में इस तरह की दिक्कत आ रही हो। लेकिन अदरवाइज जो बिल्डर जो ऑलरेडी जिनके प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए हैं, जो बिल्डर लापता से हो गए हैं, जो एनसीएलटी में भी जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, लोग रह रहे हैं और उनको लग रहा था कि भाई इस पॉलिसी के आने से एक रजिस्ट्री का दरवाजा खुल जाएगा, वहां पे कुछ मुझे अंधकार सा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये तो सोचा कि ठीक है भाई, एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें 25% पैसा बिल्डर डिपॉजिट करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं, मनोज जी को पता होगा, कि भाई जो एकदम से जो बायर के सामने आ ही नहीं रहे, जो एनसीएलटी में भी मैटर उनका चला गया, कुछ कई बिल्डर का एनसीएलटी में नहीं जा पाया है, बायर ढूंढ रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, मतलब, और वहां लोग रह रहे हैं बिना कोई फैसिलिटी के रह रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। दूसरा, एक स्पोर्ट्स सिटी को लेकर, मतलब पता है नोएडा में बहुत बड़ा एरिया स्पोर्ट्स सिटी को लेकर है, जिसको बाहर कर दिया है सरकार, उसको गिन नहीं रही है इसके अंदर। वहां कई हजार लोग रह रहे हैं। मेरे ख्याल से मनोज जी का भी एक प्रोजेक्ट है वहां पे, तो वो उस तरह के प्रोजेक्ट को भी इस पे इंक्लूड करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, क्या रीजन रहा, ज्यादा बेटर सरकार बता सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इस बार रजिस्ट्री का दरवाजा खुल जाएगा। लोग हाईकोर्ट भी गए थे लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इस मैटर में। मनोज जी, एक बड़ा कंसर्न यही रहता, देखिए मैं जो फिगर्स पढ़ रहा था, कुछ 40,000 करोड़ प्लस का बकाया है तीनों अथॉरिटीज पर मिला के, और अगर हम मान भी लें कि 2 साल का पीरियड आपने वेव ऑफ कर दिया, उसमें भी आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी 25.5 के आसपास से घटाकर, जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ 8.5% पे लाने की बात है, तो एक कुशन तो देने की कोशिश की है। लेकिन क्या सारे लोग उस कुशन को उस तरीके, आपने कहा कि हर कोई माल बेचना चाह रहा है, लेकिन इतने हजारों में प्रोजेक्ट और लाखों में घर है, सब जगह वो क्या इक्वली पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा, तो क्या उसके लिए उपाय होगा? देखिए, जहां तक मानना है कि देखिए 100% सोल्यूशन तो शायद ना हो पाए, क्योंकि कुछ लोगों का जो है केसेस या तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग में कुछ अमरपाली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ लोग एनसीएलटी के सेकंड स्टेज के ऊपर आ गए हैं। उसमें डेफिनेटली इस पॉलिसी में उसको भी टच किया है कि एनसीएलटी से अगर कोई बाहर आना चाहता है इस तरह की कैलकुलेशन करके, तो वो भी बाहर आ सकता है। देखिए, थोड़ा मेरे को लगता है कि 100 में से 80 प्रोजेक्ट जो है इस पॉलिसी के इमीडिएटली इफेक्ट के अंदर, इस दायरे के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो बिल्डर जो है उनके प्रोजेक्ट छोटे हैं और जो कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें पेमेंट भी बहुत ज्यादा ड्यू नहीं है। लास्ट माइल जो है पेमेंट जो है बची हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है या उनकी कोई भी पेमेंट नहीं है। ये कैलकुलेशन की रैशनलाइज अगर हो जाता है, प्लस जो है बैंकिंग ओपन होती है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि सब कुछ चोक हो गया था। पीटीएम यहाँ पे क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, तो बिना अथॉरिटी की परमिशन के लोन नहीं हो सकता। जब तक पीटीएम नहीं मिलेगा तो नया लोन जो है, तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वामित्व फंड निकाला हुआ है जो इसी तरह के प्रोजेक्टों के लिए है, लेकिन वो तभी देता है जब अथॉरिटी उसको जो है पीटीएम इशू कर। तो ये कई सारी चीजें तो टेक्निकल वजह से रुकी हुई हैं, जिसमें बिल्डर भी मौजूद है
ठीक है, तो मैं एक clear कमेंट यहाँ पर लक्ष्मण जी का लेना चाहूंगा, क्योंकि अथॉरिटी से भी लगातार बात करते हैं। अमिताभ कांत साहब से इनकी सीधी बातचीत हुई, यूपी गवर्नमेंट से। लक्ष्मण साहब, अब जैसे मनोज जी भी समझा रहे हैं कि थोड़ा सा ना फंसा हुआ मामला है इसमें। अब अथॉरिटी का जब तक अप्रूवल ना हो तो पैसा ना आए, फिर ये है कि अमिताभ कांत साहब की सिफारिश है, उसको गवर्नमेंट ने किस लेवल पे, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि सीधा सीधा अथॉरिटी का पैसा मतलब बिल्कुल ही वेव ऑफ हो जाए, उनको नुकसान हो जाए। अभी भी मैं कई स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इसमें भी कुछ 40% के ऊपर नुकसान होगा उनको जब ये सब स्कीम लागू करेंगे। तो क्या अलग अलग राय निकल कर आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की? देखिए, यहाँ पे जो कोशिश यही की गई थी कि घर खरीदारों को राहत मिले, बिल्डर को राहत मिले और रियल एस्टेट सेक्टर पूरे सेगमेंट में जो है तेजी से उभरे। लेकिन जो जिस कंडीशन की बात आपने की, जिस कंडीशन की बात मैंने की, शायद उस पर मुझे लगता है कि मनोज गौर साहब बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहते हैं। अगर वो उन्होंने जो बात कही वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। जो उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा कि लिखा है कि 5% तो फैसला लेने का होता है और 95% इंप्लीमेंट करने का। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर उन्होंने इस पूरे गाइडलाइंस के पैरा नंबर 21 का क्लॉज 11 पढ़े होंगे तो उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि बिल्डर जितना पैसा जमा करेगा उसी के बराबर में अनुपात में हम आपको घर खरीदने की रजिस्ट्री की इजाजत देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 80% इसके दायरे में आएगा। चूंकि मनोज गौर साहब क्रेडाई के हेड भी हैं, तो क्या ये मुझे हम दर्शकों को बता सके, होम बायर्स को बता सके कि कितने घर हैं जो 25% जमा करने के बाद रजिस्ट्री करने की हालत में आ जाएंगे? और उस गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा गया है अगर उस 25% चुकाने के बावजूद बकाया रह जाता है तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं उस कमर्शियल प्रोजेक्ट को सील कर दिया जाए। अब किसी ने कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर के दुकानें खोल दी हैं तो उन दुकानों का क्या होगा? क्या इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब मनोज गौर साहब दे सकेंगे? तो एक मुझे क्योंकि एक 14 हो गया, बात करते करते पता नहीं लगा। एक ब्रेक लेना जो कि बहुत छोटा होगा, तब तक मनोज जी भी आपके जवाब को तैयार रखेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन, हमारी बातचीत जारी। अब समय कम रहेगा इसलिए तुरंत बातचीत पे आता हूं। तो मनोज साहब, एक सवाल था जो लक्ष्मण जी की तरफ से आ रहा था, तो क्या कहेंगे आप उस पर कि ये छोटी छोटी चीजें जो कि शायद आगे राह करोड़ा बन सकती हैं या कोई तकलीफ नहीं होगी? देखिए, लक्ष्मण जी ने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा है, लेकिन उसमें फिर ये भी पढ़ा होगा कि ये पॉलिसी मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिसी एकदम आ गई है तो इसके बाद इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है। हर बोर्ड मीटिंग में एक परमानेंट एजेंडा होगा इस बोर्ड मीटिंग इस पॉलिसी का। इट मीन जितने, क्योंकि बहुत तरह के केसेस हैं, इट्स नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम कि जो एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाए। सबकी प्रॉब्लम एक सी नहीं है, सबका प्रोजेक्ट एक स्टेज के अंदर नहीं है। सबकी जो कहीं किसी बैंक का भी पैसा है, कहीं स्वामित्व फंड का पैसा है, कहीं प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कहीं 4 टावर में से 2 टावर बने हुए हैं, कहीं चारों बने हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहां पर लोग रह रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, डेवलपर सब्सटेंशियल पैसा जमा करा चुका है और उसमें अल्टरनेट प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने की भी बात है। तो उसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल पार्ट भी होता है थोड़ा थोड़ा, या उसके कोई दूसरे प्रोजेक्ट है। तो इसमें डेफिनेटली जो है सबसे पहली जो राहत की जरूरत है, जो सरकार भी चाह रही है, डेवलपर भी चाह रहे हैं कि जो लोगों को घर मिल चुका है, क्योंकि ये लड़ाई काफी लंबी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा, फिर ये इस पॉलिसी को भी बनने में और इसमें टाइम लगा। मीनवाइल डेवलपर्स ने काम नहीं रोका, काफी जगह काम कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्डिंगें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन वो टेक्निकली कंप्लीट नहीं है जी। वो टेक्निकली जैसे कंप्लीट होती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, रेरा के अंदर भी उसके केसेस बहुत सारे पेंडिंग है, वो भी खत्म होते हैं। तो मेरे ख्याल सबसे पहली राहत जो लोग रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्री का है, और जो प्रोजेक्ट नियर टू कंप्लीशन है उनको पैसे की जरूरत है। ये पॉलिसी उनको जो है कंप्लीशन जारी करने की बात कहती है, नक्शे रिवाइज करने की बात कहती है, प्लस अगर स्वामित्व फंड या दूसरे बैंक फंड करना चाहते हैं तो उनका रास्ता खुलता है। मेरे ख्याल ये पॉलिसी एक अच्छी बैलेंस पॉलिसी है। अब इसके बाद जो है बिल्डर्स की जिम्मेवारी है कि इस पॉलिसी कैसे उसको पूरा करेंगे। राइट, आलोक साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं कब तक रिलीफ आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूं तो अभी इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी कहा है कि वो इसको पूरी तरह समझेंगे और पूरी तरह से फिर इसके लिए बड़ा प्लान लेकर आएंगे। तो अभी इतना रास्ता लंबा है थोड़ा। मुझे लग रहा है तो ऑटोनोमस बॉडी है, अथॉरिटी तो जितनी जल्दी चाहे कर सकती है, इनके ऊपर तो भाई ऐसा कोई पाबंदी नहीं रहता। ये अगर वाकई करने का इनकी इच्छा शक्ति है, और मेरे ख्याल से करना चाहिए भी, जब ऊपर से क्लियरेंस मिल गया है तो ये तो बहुत जल्दी बोर्ड बुलाकर और इसको अप्रूवल दे सकती है। और
जैसा मनोज जी ने कहा ना कि केस टू केस, वाकई यहाँ पे केस टू केस है। मतलब आज ही मेरे पास कुछ लोग आए थे, एक नोएडा एक्सटेंशन का एक प्रोजेक्ट है, बंगलो बना रहे राइज करके, 800 करोड़ रुपया अथॉरिटी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हमारा 800 करोड़ बाकी है। मैं कहा कि भाई कम से कम आपका जब इतना पैसा बाकी है इनके यहाँ, तो राहत मिलने के बाद भी 100-200 करोड़ आप छोड़ोगे तो मतलब बिल्डर जो रोज रोज पब्लिक को बेवकूफ बना के जो बेच रहा है, उसको तो आप कम से कम रोको कि ना बेचे। इतना पैसा ड्यूज है, आगे रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर प्रोजेक्ट फंसा रह जाएगा। तो कम से कम एक क्लियरेंस होने के बाद सेल करने की इजाजत दी जाए। मैं मनोज जी को भी कहता हूँ क्रेडाई की तरफ से एक जरूर एक जारी कीजिए कि भाई अगर आप क्लियरेंस आपका अथॉरिटी की तरफ से नहीं है तो तब तक आप सेल ना करें, लोगों को रोक के रखें। ठीक है, चलिए मेरा समय क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन हम एक उम्मीद करें कि चलिए एक आशा की किरण जरूर है। अब उसमें बहुत सारे प्लस माइनस है, शायद अभी इसको अप्रूवल मिला है, कुछ दिनों में इसके फाइन प्रिंट्स बिल्कुल पब्लिक में होंगे, हो सकता है उसमें भी फिर कोई फेरबदल हो, लेकिन हाँ यह है कि इसमें मंशा दिखनी चाहिए कि हाँ हम करना चाहते हैं। डेवलपर की तरफ से भी वो बातचीत आनी चाहिए, अथॉरिटी को भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आखिर में घर खरीदार परेशान ना हो, जो पैसे दे चुके हैं वो भी, और जिनके पैसे अटके हुए हैं, भले ही घर अभी नहीं मिला है वो भी, और रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।